तो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है सॉरी बायोसेफ्ट लॉ। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैसे अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे बायोसेफ्ट लॉ से, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे, जो कि काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक दो स्टेप्स में ही आंसर आ जाएगा। हालांकि बायोसेफ्ट भी काफी इजी था, मैंने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया था, तो आपको मजा तो आया होगा। अब एम्पियर्स लॉ में और ज्यादा मजा आने वाला है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट एरिया पे कितना करंट आ रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऐसे करंट आता हुआ दिखेगा। ये तो हो गए एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट। आप लोग देख सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज लूप इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो क्या बोला है इसमें, जो लीनियर इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इंटरनल, मतलब जो अंदर है करंट। ठीक है, इंटरनल की बात कर रहे हैं हम, जो अंदर की तरफ करंट है। समझ में आ रहा है, जो करंट लूप के अंदर है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझा दूं, फिर हम लोग और चीजें इसमें देखेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, तब जब टर्म्स आपको तभी समझ में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये करंट है, एक करंट अंदर की तरफ है इनवर्ड डायरेक्शन में, इसको I1 मान लेते हैं। एक करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, हमें इन सब के थ्रू यहाँ पर इस P पॉइंट पे हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम P से होता हुआ, P को कट करता हुआ एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, एम्पियर साहब ने यही बोला था कि एक लूप बना लो, जिस पॉइंट में निकालना है उसको कट करते हुए एक लूप बना लो। और इस लूप को हम जो नाम देते हैं वो है एम्पियर्स लूप। ठीक है बच्चों, एम्पियर्स लूप बना लेंगे। अब देखो, हमारा एक करंट को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। किसको लेना है, हम क्या करेंगे, ये लूप का एक डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। मान लो हमने ये लूप का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, ये हमारा लूप का डायरेक्शन। अब हम करेंगे अपना लूप के डायरेक्शन में फिंगर राइट हैंड के कर्ल, जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा, अगर जो करंट का डायरेक्शन उस तरफ है, वही क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा। अंगूठा इनवर्ट पॉइंट कर रहा है, हमारा थंब इनवर्ट पॉइंट कर रहा है, तो इनवर्ट डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन। मतलब ये वाला जो होगा चार्ज, इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और ये वाला जो चार्ज होगा इसको ले लेंगे नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, आई होप इतना चीज क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर, छोटा सा हम एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर तो हम बायोसेफ्ट लॉ में यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, लेंथ वेक्टर, डी एल, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का थोड़ा सा छोटा सा एक लेंथ। तो बी ये मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल मतलब लेंथ वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही हमारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। अभी आगे आएगा बताऊंगा, टेंजेंशियल होना चाहिए डायरेक्शन। वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड। किसकी बात हो रही है, करंट अंदर कितना है, इसके बाहर मान लो ये करंट I4 था, मान लो इसके बाहर I3 करंट था, फिर इसके बाहर I4 करंट था, इन सब पे नहीं, आई इनसाइड कितना है। इनसाइड का नेट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे आई इनसाइड नेट करंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को, जो पॉजिटिव वाला है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस I2 करेंगे, क्योंकि I2 क्या है, नेगेटिव में, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, B डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड करंट कितना है, I1 माइनस I2। देखो बच्चे, ये फार्मूला तो नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला क्या है हमारा, ये है आई इनसाइड, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब आई इनसाइड कैसे निकालना है, कितना करंट है, वो सब जोड़ जाड़ करके जो निकालेंगे वही होगा आई इनसाइड। तो ये मेरा समझाने का यही मकसद था। अब देखो इस लॉ को, ये लॉ कब कब यूजफुल होता है, एनसीईआरटी के बुक में तो साफ साफ दे दिया है, अप्लीकेबल, दिस लॉ इज अप्लीकेबल इफ। लेकिन ये अप्लीकेबल हर जगह होता है, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट कहाँ पे रहता है, जब हायर सिमेट्री हो। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या पहला क्या है, B इज टेंजेंटियल टू द लेंथ एंड B इज नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। जब B टेंजेंटियल होगा लेंथ के, मतलब मान लो ये लेंथ, ये है एम्पियर्स लूप, इसकी लेंथ तो यही है, लेंथ इस तरफ जा रही होगी, ये पूरी लेंथ है इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
और बी इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा हो, इसके टेंजेंट की तरह डायरेक्शन में जा रहा हो, तभी ये लॉ क्या होगा, यूजफुल होगा। ये अप्लीकेबल वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये लॉ अप्लीकेबल हर जगह। अभी जब आप हायर क्लास में जाओगे तो जरूर पढ़ोगे इस बारे में। तो बी क्या है, बी इज टेंजेंटियल टू द लेंथ होना चाहिए बच्चों। अब बी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो इसका तो वैसे ही गेम खत्म हो जाएगा। अगर बी ही जीरो हो जाएगा तो निकालोगे क्या। अब भी हर जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल भी नहीं चलेगा। ठीक है, वेरिएबल निकालना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, डर जाओगे वेरिएबल बी देख करके। अब इफ बी इज नॉर्मल टू द लेंथ देन बी वेनिशेस। अगर बी लेंथ के नॉर्मल हो गया, मतलब लेंथ लेंथ और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो क्या बोला है, बी वेनिशेस, मतलब पूरा बी खत्म ही हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या है, ये है, मान लो ये लेंथ है, ये डीएल है, डीएल है, ये लेंथ है, इतना पार्ट इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। और जो आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड, इसके टेंजेंटियल हो गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब वो हो गया नॉर्मल हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपने अभी जस्ट फॉर्मूले में देख रखा है, जस्ट फॉर्मूले में देखा है, क्या देखा है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई, यही होता है। तो डॉट का मतलब क्या है, बी डी एल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ये 90 हो जाएगा तो ये बोला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, जब ये बचेगा ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 90 रखेंगे, और 90 का मतलब जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो निकाल नहीं पाएंगे। अगर बी नॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी वेनिशेस, बी खत्म ही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री। ये लॉ कब यूजफुल होता है, जब किसी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात होती है। जैसे मेरे पास बॉटल है, ये हायर सिमेट्रिक नहीं है, ये नीचे से देखो अलग है, ऊपर से अलग है। ऐसे ऑब्जेक्ट पे यूज होता है जो हायर सिमेट्रिक, जैसे ये पेन है, ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, ठीक है, इसीलिए हम वायर्स पे, सिलेंड्रिकल वायर्स, इन सब पे यूज करते हैं ये लॉ को। बी एट पॉइंट पे यूजिंग दिस लॉ ड्यू टू ऑल करंट इनसाइड आउटसाइड। देखो मैंने क्या बोला, अभी जस्ट मैंने ये बोला था, ये जो हमें निकालना है यहाँ पे क्या यूज करना है, आई इनसाइड यूज करना है। बट ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना, इस पी पॉइंट पे आउटसाइड और इनसाइड दोनों के थ्रू निकल रही है। ऑल्दो हम इस फॉर्मूले में आउटसाइड वाला यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, वो इनसाइड आउटसाइड दोनों के थ्रू ही निकल के आ रही है बच्चों। आई होप ये चीजें आप लोगों के क्लियर हो रही होंगी, धीरे धीरे आपके माइंड को खोल रही होंगी ये सब चीजें। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, ये भी, ये किसके वजह से है, इन दोनों के वजह से तो है ही है, साथ ही साथ जो भी बाहर करंट हमारा है उसके थ्रू भी है। हम इस फॉर्मूले में भले ही नहीं यूज कर रहे हैं, बट ये इसके थ्रू भी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे सामने आ जा रही है। ये चमत्कार हो रहा है एम्पियर्स लॉ के वजह से। ठीक है बच्चों, सॉरी बार बार ये डिस्टर्बेंस आप लोगों को हो रहा होगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अभी तक हमने किससे निकाले, मान लेते हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट है, इनफाइनाइट अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। इनफाइनाइट मतलब पता है क्या होता है, मैंने बता रखा होगा पहले क्लासेस में। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, ये नहीं कि अनंत, रियल में अनंत कुछ नहीं होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़े वायर के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पी पे। हमने निकाला है इसको बायोसेफर्ड लॉ से, अब हम एम्पियर लॉ से भी निकाल लेते हैं। हमें आता ही है एम्पियर लॉ, अब हमने सीख ही लिया है अप्लाई करना। ठीक है, नहीं सीखा है बच्चों तो मैं सिखा दे रहा हूँ ना, मैं हूँ किस लिए, और मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। क्या आप इतनी परफेक्ट लाइन बना सकते हैं, जो जो बना सकता है इतनी परफेक्ट लाइन वो कमेंट ज़रूर करें। देख रहे हो, ये नौटंकी मुझे बोर्ड की बिल्कुल नहीं पसंद है। अब इसको, अरे सॉरी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बनाना है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे रखूँगा ताकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिखे। ठीक है, अरे इसके ऊपर आ जा, हाँ ठीक है। अब ये हमारे क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब इसके थ्रू ये बड़ा गंदा बन गया है, इतना गंदा तो मैंने सोचा भी नहीं था। चल मिट जा मिट जा, चलो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, टाइम वेस्ट करता है ये सब, जितना टेक्निकल फंसोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पी पॉइंट पे, यहाँ पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब सर इसका लूप कैसे बनेगा बच्चों, इसको कट करता हुआ एक सर्कल बनाना है, तो ऐसा समथिंग बन जाएगा सर्कल, ऐसा समथिंग, इस तरह का समथिंग बनेगा सर्कल, बनेगा ना। अब करंट का डायरेक्शन मान लो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है,
ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ऐसे ऊपर से झांक करके देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से झांक के देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं टॉप व्यू लगाऊं, टॉप व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से मुझे करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, करंट मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पी पॉइंट हमें निकालना है, पी पॉइंट मान लो ये करंट आई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एम्पियर्स लूप को भी इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ। जब एक ही करंट है तो करंट के डायरेक्शन में ही एम्पियर लूप को लो। ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, एम्पियर लूप को इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले लूंगा, लेंथ वेक्टर डी एल। ठीक है बच्चों, छोटा सा डी एल ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी निकलेगी वो क्या निकलेगी, फिंगर कर्ल के डायरेक्शन में निकल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में लेंथ जा रही है, इधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं जाएगी बच्चों, बी भी तो इधर कहीं जाएगा। तो पहला जो कंडीशन था कि टेंजेंशियल होना चाहिए, टेंजेंशियल ये है मैग्नेटिक फील्ड। अरे सोचो, ठीक है, समझ आया। अब देखो मुझे यहाँ से निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अब हमने पढ़ रखा है बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अंदर ही वैसे करंट है आई, तो उसको हम आई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा हूँ, बी तो है कांस्टेंट, बी क्या है कांस्टेंट, पूरे पे बी कर, बी ही मैग्नेटिक फील्ड है तो बी कांस्टेंट हो जाएगा। बचेगा क्या, डी एल। अब अगर डॉट वॉट करूंगा तो क्या आएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एंगल दोनों के बीच में जीरो आएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उसको कोई मतलब है नहीं, तो मैं डायरेक्ट बी को बाहर ले लिया मैंने। अब म्यू नॉट आई ऐसे ही रहेगा। अब अगर डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, छोटा सा पार्ट है, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा, क्या आएगा, 2 पाई, मान लो इसका जो रेडियस है वो आर है, तो 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, तो मैंने ये इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया है, पूछती है जनता आपसे, इंटीग्रेशन का साइन सर आपने क्यों लगाया। चलो, अब ये बी हमें निकालना है, तो बी को इधर रहने दो, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर। हो गया, बस खत्म, खेल खत्म, इतना सिंपल था। एम्पियर्स लॉ, मुझे लग रहा है बायोसेफ्ट लॉ से ज़्यादा सिंपल था ये, था कि नहीं सिंपल। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो थम्स अप करिए और लिखिए एम्पियर्स ओपी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एम्पियर ओपी, ओपी का फुल फॉर्म भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, 2 ही 3 लाइन में आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड एट द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। इनसाइड भी करंट निकालना है हमें, आउटसाइड भी निकालना है। और ये क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है। कैसा वायर है बच्चों, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है। थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बताता हूँ मैं, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर बना लेता हूँ सबसे पहले। सिलेंडर, मान लो ये सिलेंड्रिकल वायर है, क्लियर है बच्चों। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये हॉलो सिलेंडर है, इसके जो चार्ज है वो सबके सब सरफेस पे है, बस खाली चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है। मतलब मान लो यहाँ से करंट है I1 और यहाँ से भी करंट है I, दोनों तरफ से I करंट निकल रहा है। समझ, मिटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों के, दोनों तरफ से I करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, इज इट क्लियर टू यू, चलो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं I करंट निकाल रहा हूँ दोनों तरफ से। और ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ से इनसाइड निकालना है, इनसाइड R1 मान लेते हैं डिस्टेंस। ऑन द सरफेस निकालना है, इस डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। और एक तो हमें निकालना है कहाँ, बाहर निकालना है। एक काम करते हैं, जो इनसाइड द सरफेस निकालना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा बना देते हैं। यहाँ ये R2 है, ऑन द सरफेस निकालना है, और आउटसाइड वाले को इधर बना देते हैं R3। ठीक है, R3, ये डिस्टेंस R3 है यही, और ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस
R3 है, यही हमें पता है, इतना हमें निकालना है। तो चलो फिर तो ये क्लियर आसानी से निकल जाएगा। अगर इसका हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू कैसा आएगा, मान लो यहाँ पर R1 पॉइंट में निकालना है, तो अगर हम टॉप व्यू देखें, अगर हम ऊपर से, अब यहाँ पे एम्पियर लूप बनाओ, R2 को कट करता हुआ एक एम्पियर लूप बनाओ। यहाँ इनसाइड की बात करें, ये मान लो इसका जो रेडियस है वो R है। इनसाइड की बात करें तो इनसाइड क्या होगा, जो इनसाइड R1 डिस्टेंस है तो R1 होगा छोटा रेडियस से छोटा होगा। और इसके अंदर जब लूप बनाएंगे हम, मान लो यहाँ R1 दूरी पर जब हम लूप बनाएंगे इसको कट करता हुआ, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई करंट आएगा। R1 को कट करता हुआ एक लूप में बना रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा इमेजिन करना। कहाँ गया 2D में, एक मैं लूप बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ R2 से होता हुआ। एक अगर मैं लूप बनाता हूँ, ये देखो बच्चों, अगर मैं R2 से होता हुआ एक लूप बना रहा हूँ, क्या इसके अंदर ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दो वायर्स हैं। अगर हम इसको देखें 2D में, एक वायर यहाँ से करंट फ्लो रहा है, एक यहाँ से, तो इस लूप के अंदर क्या कोई करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब इसके अंदर करंट इनसाइड 0 है, जब क्या है आई इनसाइड 0 के बराबर है, तो हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड तो 0 हो गया यहाँ पे, तो इधर वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो हमारा बी क्या हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में 0 होगी। इनसाइड क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, 0 के बराबर होगी सर। ठीक है, अब सेकंड क्या देखना है, सेकंड देखना है हमें, थीम पहले चेंज कर लेते हैं। सेकंड हमें क्या देखना है, सेकंड देखना है आउटसाइड, मतलब हाँ ऑन द सरफेस देखना है सेकंड। ऑन द सरफेस तो देखो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, मैं मौका दूंगा आप लोगों को ट्राई करने का। आप देखें ऑन द सरफेस, या आउटसाइड देखें या ऑन द सरफेस देखें, पहले ऑन द सरफेस देखेंगे। ठीक है, हम बस ये मान लेते हैं कि जो आई मिल करके टोटल करंट है, ये टोटल करंट पूरा लूप में जो आ रहा है वो आई करंट आ रहा है। कुल मिला जुला के जितना भी करंट आ रहा है, हर तरफ आपको चारों तरफ अगर टॉप व्यू देखोगे तो आई पूरे करंट ही करंट दिखेंगे बाहर निकलते हुए। चलो एक काम करते हैं, मैं बता ही देता हूँ, एक काम करो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से, अगर मैं इसके ऊपर ऑन द सरफेस की बात करूं और एक एम्पियर लूप बनाऊं, ऑन द सरफेस एक एम्पियर लूप बनाऊं, तो सरफेस पे पूरा करंट 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 दिखेगा, पूरा सरफेस पे करंट करंट दिखेगा। अभी भी लूप के अंदर कोई भी करंट हमें नहीं दिखेगा, लेकिन आउटसाइड सारा का सारा, मतलब इनसाइड सारा का सारा करंट। देखो ऐसे मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पी पॉइंट पे। अब मैं ऐसे लूप बनाऊंगा, अगर मैं ऐसे करके लूप बना रहा हूँ तो मुझे सारे के सारे हर एक तरफ ऐसे ऐसे करंट दिखेगा आता हुआ बाहर, ऐसे 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 करंट आता हुआ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं बच्चों, ये चीज़ बताओ। करंट आता हुआ दिखेगा मुझे यहाँ पर बाहर की तरफ, एक बार ध्यान से देखो, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, बाहर की तरफ मुझे आता हुआ करंट दिखेगा। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आर जो इसका रेडियस है उसी के डिस्टेंस पे निकालना है। तो एक काम करो, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं बना देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर चीज़ें दिखें सब। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ऑन द सरफेस, ठीक है, अगर मैं ऑन द सरफेस बनाऊँ यहाँ, ये ऐसे एम्पियर्स लूप बनाऊंगा सरफेस के ऊपर, तो बच्चों मुझे क्या दिखेगा, इस पूरे लूप पे बाहर की तरफ करंट आता हुआ दिखेगा, बाहर की तरफ करंट आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसको क्या लेंगे, इनसाइड ही मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, इनसाइड ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको क्या मानेंगे, ये सारे के सारे करंट को इनसाइड ही मानेंगे। मान लो यहाँ आर डिस्टेंस हमें निकालना है, ये सारे के सारे करंट होंगे हमारे इनसाइड। तो हम अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या, और ये रेडियस है आर, ये है रेडियस के बराबर, तो क्या करेंगे B.dl इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B है कांस्टेंट, dl मतलब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा ये सर्कल का सरकमफ्रेंस आएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा 2 पाई r, और म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना है, आई करंट है पूरे के पूरे लूप में, आई करंट है, तो हमारा B किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई, सॉरी जो हमारा B है वो अगेन स्ट्रेट वायर की तरह ही ट्रीट करेगा। अच्छा, स्ट्रेट वायर भी देखो अगर बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो भी एक सिलेंडर ही होता है, छोटा सा सिलेंडर ही होता है स्ट्रेट वायर, तो उसी के बराबर आएगा। इसमें भी सेम टू सेम बात तो वही है ना, म्यू नॉट आई 2 पाई। क्लियर है बच्चों, इतना चीज़ समझ में आया होगा। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई है या नहीं, बताओ जल्दी से, ये चीज़ क्लियर हुई है।
अब मैं अगर आउटसाइड की बात करता, ध्यान से देखो, इनसाइड मैंने बताया, मतलब ऑन द सरफेस, ये चीज मैंने बताई है कि ऑन द सरफेस क्या रहेगा। अब अगर मैं आउटसाइड बात करूं, आउटसाइड मतलब कहीं इसके बाहर, उसका भी अलग से बना के दिखा देता हूं, आप लोग मानोगे कहाँ। मान लो ये तो टॉप व्यू है उसका सिलेंडर का, मान लो ये क्या है, टॉप व्यू है सिलेंडर का, इसमें से हर तरफ से करंट यहाँ यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 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 करंट दिख रहा है। अब मुझे बाहर कहीं निकालना है इससे, मान लो इस पी पॉइंट मतलब R3 पॉइंट दिया था ना मैंने उसको नाम, R3 पॉइंट पे निकालना है, तो R3 से होता हुआ मैं एक एम्पियर्स लूप बनाऊंगा। ये है एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, R3 हो जाएगी डिस्टेंस, हमने R3 माना था आउटसाइड को। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस बार क्या आएगी, सेम वही उसी तरह आएगी, करंट टोटल आई ही है इस बार, तो B इज इक्वल टू, सेम मैं बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, और यहाँ नीचे क्या आता है 2πr3। अब इस सबसे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, इन सबसे हमें पता चल रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बस खाली किसके, ये सारी सारी चीजें कांस्टेंट है, सब चीजें कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है। हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इसका कहीं ग्राफ बाय द वे गलती से बना दें, मान लो मैं इस सिलेंडर बना दे रहा हूँ पहले, ताकि ग्राफ आप लोगों का और वो दिखे, 3D में दिखे, ये सिलेंडर बना रहा हूँ, अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ मान लेते हैं, और सेम उस तरफ भी होगा, तो ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसके ग्राफ की कोशिश करूँ, तो इन साइड तो क्या होगा, पूरा जीरो होगा, इन साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी, या तो दूसरे कलर से दिखाएंगे ताकि आप लोगों को दिखे, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे दूर जाता रहेगा, घटता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ये जब है रेडियस जो R1 है वो लेस देन है रेडियस से, जब R1 मतलब R1 जो भी हमारा रेडियस है वो रेडियस के बराबर है, और जब ये हमारा R इज इक्वल टू R लिख देते हैं इसको, ये तो कंफ्यूज होने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। R रेडियस के बराबर डिस्टेंस देख रहे हैं, और जब हम रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर देख ले रहे हैं तो ये कुछ कंडीशंस बनेगी। रेडियस से कम डिस्टेंस पर जीरो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे दूर होती चली जाएगी। ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, और ये आउटसाइड। और यही सेम कहानी इस तरफ भी बनेगी, सिमेट्रिक है, इस तरफ भी वैसे ही बनेगा, ऐसे ही सेम ग्राफ। तो एक तरफ बना लो, समझ में आ जाएंगी चीजें। तो आपके समझ में आया होगा मैंने क्या क्या बताया, मैंने क्या बताया, ये तो छोड़ो, ये हाँ मैंने क्या बोला, इनसाइड जीरो होगा क्योंकि इनसाइड करंट जीरो है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और फिर क्या बताया मैंने, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद बताया आउटसाइड द सरफेस क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। और बी किस पे बस खाली डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर की बात करेंगे, किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि इसमें हर तरफ से, मैं बनाता हूँ आपको 3D फील देने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं, इस कोशिश को मेरे ज़ाया मत होने दीजिएगा, समझिएगा। सॉलिड है मतलब हर तरफ, ये पूरे का पूरा मतलब हर तरफ से करंट निकल रहा है, तो कुछ ऐसे ऐसे करंट की लाइन दिखती निकलते हुए बाहर दिखेंगी, ऐसे हर तरफ से करंट निकल रहा है, हर तरफ, चारों तरफ से करंट निकल रहा है। ऐसे आप झाड़ू ले लो, एक आपने सीक वाला झाड़ू देखा होगा, उसका फोटो में लगा दूंगा एडिटिंग करते टाइम अगर मुझे याद रहा, तो आप ऊपर से अगर उसको देखोगे तो बहुत सारी तीलियां उसमें दिखेंगी, तो बाहर आते हुए वैसे करंट बाहर आएगा, इसके हर एक एरिया से, हर एक तरफ से करंट होगा, क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो हम इसमें भी हमें क्या निकालना है, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस, तीनों जगह निकालना है, या इनसाइड आउटसाइड बस निकाल देते हैं, ऑन द सरफेस तो एक ढोंग होता है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड हम निकालते हैं करंट। पहले इनसाइड वाली बात करते हैं। इनसाइड यहाँ मान लो R1 डिस्टेंस पे हमें निकालना है, R1 डिस्टेंस पे इनसाइड निकालना है, और यहाँ पर R2 डिस्टेंस पे आउटसाइड निकालना है। पहले इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड की बात करेंगे जब क्या होता है, रेडियस से, ये रेडियस मान लो R है इसका, जब रेडियस से ये जो R1 है वो छोटा है रेडियस से। अब देखो, अब इसमें बात करेंगे हम चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी जिसको हम J से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, टोटल करंट अपॉन जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया।
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यही होगा इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट एरिया पे कितना करंट आ रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक यूनिट एरिया पे कितना करंट है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक यूनिट एरिया पे। इसका मतलब है कि यूनिट एरिया हैज पाई आर स्क्वायर करंट। और हम अगर इतने एरिया की बात करें, इससे एम्पियर लूप बनाएंगे ना, ऐसा ऐसा समथिंग बनेगा, तो ये एरिया क्या होगा, ये अगर इसकी एरिया की बात करें तो पाई आर वन स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर होगा। तो अगर एक यूनिट एरिया में इतना करंट है तो पाई आर वन स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सोचो तो बच्चों, मान लो 20 एप्पल आपने लिया है 100 रुपए का, तो एक एप्पल का रेट निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दोगे इसको, एक एप्पल का रेट निकल आएगा। मैं पूछूं 30 एप्पल का क्या रेट होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके थ्रू क्या निकला है, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है, ठीक है। फिर मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने यूनिट एरिया में करंट आ जाएगा। तो अगर मैं आई की बात करूं, मान लो इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, मान लो इस वाले में जो टोटल करंट है वो I1 है, I1 है, ठीक है। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अच्छा पहले हम लगा लेते हैं एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बात करेंगे। इसमें I1 करंट है, इतनी बात याद रखना। और इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर। तो हम लगाएंगे तो क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड, आई कितना है, I1 है, ठीक है। अब I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बी को बाहर ले लो, डी एल मतलब कि सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये चीज़ यूज हो चुकी है। तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल लेंगे, डी एल का मतलब, बी तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और डी एल का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर वन म्यू नॉट। अब करंट इनसाइड की बात करें तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट इनसाइड हमारा निकल के आ जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, आर वन से एक आर वन भी गया। अब हम अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो बी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है, बी इज इक्वल टू 2 पाई को मैं नीचे लिख दूंगा अभी, म्यू नॉट आई ये बचा हुआ है, और आर भी बचा हुआ है, आर वन जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो भी बचा हुआ है, ठीक है, जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो भी बचा हुआ है। और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हम आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, पाई, इसको आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को, आई मतलब टोटल करंट इनसाइड है, इसको स्मॉल आई भी बोल सकते हैं बच्चों, कुछ भी बोलो। टोटल करंट की बात हो रही है, अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम जे लिख सकते हैं। तो हम बी का एक और हमें फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट किसके टर्म में, करंट डेंसिटी के टर्म्स में, क्या मिलेगा, म्यू नॉट जे और आर वन तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन बस खाली 2 म्यू जे आर वन अपॉन 2, ये दो हमें फॉर्मूले मिलेंगे। इससे क्या पता चल रहा है, जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब इनसाइड द सिलेंडर जितना दूर आप जाते रहोगे उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती रहेगी। अब जब दूर आप जाओगे, जितना दूर जाओगे बच्चों, उससे क्या पता चलेगा हमें, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा करंट, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारा एम्पियर लूप के अंदर आता रहेगा, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा करंट हमारा एम्पियर लूप के अंदर आता रहेगा। इमेजिन करो तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या पता चला, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन। आर वन मतलब इनसाइड जितना दूरी चलोगे उसके बराबर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता रहेगा। अब आउटसाइड की बात करो, आउटसाइड जैसे हमने पिछला निकाला था वैसे सेम हो जाएगा। एम्पियर लूप बनाओगे, इससे होता हुआ एम्पियर लूप बनाओगे, करंट इनसाइड मान लो आई करंट है, तो वही सेम टू सेम कहानी मिल जाएगी। अरे देखो तो समझने की कोशिश नहीं करते हो तुम लोग। देखो एम्पियर्स लूप बनाओ, ये मान लो है सिलेंडर, इसके अंदर पूरा करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, ऐसे ऐसे मैं बना देता हूँ, करंट ही करंट है। अब मुझे बाहर यहाँ आई डायरेक्शन में निकालना है, मान लो यहाँ पर R2 पे निकालना है करंट, ऐसे एम्पियर लूप बनाऊंगा। आई इनसाइड जितना करंट होगा, इसमें टोटल आई करंट है तो मैं निकालूंगा। कहाँ की बात हो रही है, आउटसाइड, आउटसाइड की बात हो रही है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, R3 मतलब R2 की बात हो रही है, R2 बड़ा होना चाहिए रेडियस से। ये आउटसाइड की बात हो रही है, इसको गंदा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये खुद से समझ जाना चाहिए था। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड,
इनसाइड की बात हो रही, तो ये डी एल मतलब कि क्या करोगे, 2 पाई R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इनसाइड किसके बराबर, करंट के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई R2। अब लेकिन जब भी मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम बाहर की बात करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाहर क्या है, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। खुद ही सोच के देखो, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, लेकिन उसके अंदर एम्पेयर लूप के अंदर, मतलब इसके करंट कैरिंग वायर के अंदर जितना भी दूर जाओगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट एम्पेयर लूप के अंदर कैप्चर होता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, जिसमें हम सोलेनॉइड और टेरॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।